तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं PC21 और केवल PC21 में काम आने वाला ACAE यानी अकाउंट कोड फॉर अकाउंटेंट जनरल। हम लोगों ने इसके 2 चैप्टर देख रखे हैं, हम लोग आज 3rd चैप्टर में आएंगे, चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में चैप्टर 2 में नहीं, चैप्टर 2 में ही है, चैप्टर 2 में हम लोग हैं, ठीक है। और चैप्टर 2 जो है वो क्लासिफाइड एक्सट्रैक्ट एंड समरीज ऑफ पीडब्ल्यू एंड फॉरेस्ट ट्रांजैक्शन। तो इसमें चैप्टर 2 का जो हेडिंग है उसी में जो कीवर्ड्स हैं वो क्या है, एक क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड समरीज ऑफ पीडब्ल्यू वर्क्स एंड फॉरेस्ट ट्रांजैक्शन। तो क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ पब्लिक वर्क्स, इसको दूसरी लैंग्वेज में पब्लिक वर्क्स क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट भी लिखा हुआ है, और ये 2.1 में लिखा है पब्लिक वर्क्स क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट PWCA, ठीक है। और इसका जो सेकंड है वो है समरीज, ठीक है, और ये दोनों के लिए है एंड फॉरेस्ट के लिए भी है, ठीक है ना। समरीज के लिए जो आपको मिलेगा वो 2.3 में मिलेगा, उसका पूरा नाम लिखा हुआ है वर्क्स ऑडिट समरीज, ठीक है। तो ये जब 2 चीजें आप लोगों ने देखी होंगी तो आप इसको चैप्टर 1 से रिलेट करिए और याद कीजिए कि चैप्टर 1 में आपने क्या क्या देखा था। मैं आपको एक बार तुरंत याद दिलाता हूं, आपने चैप्टर 1 में डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट देखा था, हाँ या ना? हाँ या ना बोलिए, नहीं बोलिएगा तो बदले नहीं करेंगे। कंपाइलेशन बुक देखा था, कंपाइलेशन बुक? यस सर हम लोगों ने देखा था। ऐसे ऐसे बड़ी बोली रहता ना, अच्छा लगेगा। उसके बाद में आप लोग कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट देखे थे जी? यस सर। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि DCA डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट और PWCA दोनों अलग अलग बनेगा, देखा था। लेकिन देखा था कि कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट जो है वो अलग नहीं बनता है, ये देखा था आप लोगों ने? जी सर। यस सर। हेलो, यस सर हम लोग देखा था। कहाँ देखा था? 1.17 का नोट 1 में देखा था ना? देखिए जरा 1.17 का नोट 1 में क्या लिखता है? No separate consolidated extract need be prepared for the transaction that to account in the classification payment. हेलो, हाँ सर। देखा ना, ये जो मीनिंग था ना इसका मीनिंग अलग है, समझे? नो कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट नीड बी प्रिपेयर्ड ऑफ पब्लिक ऑफ द ट्रांजैक्शन, नहीं, हाँ, ऑफ द फॉर द ट्रांजैक्शन ब्रॉट टू अकाउंट इन द क्लासिफाइड ट्रेजरी पेमेंट ऑफ पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट। इसको समझने के लिए कि कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट उसका अलग से प्रिपेयर नहीं किया जाता है, वैसे ट्रांजैक्शन जो पीडब्ल्यूडी के सीधे ट्रेजरी में अकर करते हैं, इसको समझने के लिए प्रॉपर्ली आपको एक पारा पढ़ना होगा, वो है 2.6 ट्रेजरी ऑडिट समरीज ऑफ पीडब्ल्यू वर्क्स ट्रांजैक्शन। तो 2.6 से 1.17 रिलेट करता है, तो इसको पहले 2.6 ऊपर देख लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। पढ़िए 2.6 क्या कहता है? Revenue and expenditure transactions of the Public Work Department, which are brought to account direct on the books of the Accountant General, will not enter the monthly accounts of divisional officers and will therefore be excluded from the works audit registers as well as the summaries of the audit works audit department.
आगे पढ़िए। These transactions could ordinarily be entered in the departmental classified abstract in full detail, but if the accountant general finds it more convenient, the details below the units of appropriation may be excluded from the departmental classified abstract. In respect of expenditure transactions, चाहिए, इसका मतलब क्या है जानते हैं? इसका मतलब ये है कि सम ट्रांजैक्शंस, ठीक है, सम ट्रांजैक्शंस ऑफ पीडब्ल्यूडी, ठीक है, लेकिन वो पीडब्ल्यूडी के कैश बुक में है ही नहीं, वो सीधे ट्रेजरी में आकर हुआ है। उदाहरण के तौर पे मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ पे अक्सर होता है कि यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का जो डिवीजन है झारखंड में, उसके पास में सेंटर का भी पैसा है और स्टेट का भी पैसा है, और दोनों पैसा आता है। स्टेट का पैसा तो उसके अपने अकाउंट में आता है, ट्रेजरी के डीडीओ कोड में, ट्रेजरी में डीडीओ कोड होता है, उसमें आता है, समझे? और ग्रांट का पैसा है तो अपने कैश बुक में लेता भी है अगर चेक से पेमेंट आया तो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेंटर का जो पैसा होता है आता है कलेक्टर के पास में, इसके पास डायरेक्ट नहीं आता है, समझे? कलेक्टर ऑफिस से या फिर विधायक फंड, सांसद निधि, इन सबों से जो पैसा आता है वो कलेक्टर ऑफिस से सीधे इसका डीडीओ कोड में जो ट्रेजरी में होता है बीटी कर दिया जाता है, बुक ट्रांसफर, समझे कि नहीं? अब बीटी कर दिया तो इसका कैश बुक में लिया ही नहीं गया और ट्रेजरी के डीडीओ कोड में शो कर रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ या ना? जी सर। अरे भैया कोई चेक या चालान उसको हाथ में मिलेगा तब ना अपना कैश बुक में एज अ कैश एंट्री करेगा, ना तो उसको चेक मिला है ना तो चालान मिला है, समझे? कुछ मिला ही नहीं तो अपना कैश बुक में कैसे एंट्री करेगा? और उसके डीडीओ कोड में जो ट्रेजरी में होता है कलेक्टर डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया, बुक ट्रांसफर कर देने की वजह से क्या हुआ? ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि डिवीजन में नहीं होते हैं, समझे कि नहीं, लेकिन ट्रेजरी के उसके कंसर्न डीडीओ कोड में ओकर होते हैं डायरेक्टली, यही वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, उसका जो कि वो ट्रांजैक्शन डायरेक्टली यहाँ कर हुआ है, इसका अलग से कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनता। इसका कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट ट्रेजरी का जो डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, उसके ऊपर में जो कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट बनता है, समझे कि नहीं, उसी में पीडब्ल्यूडी का ये ट्रांजैक्शन जो होता है उसका भी कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट इसी में बन जाता है। समझ गए? हाँ या ना? सर फिर से एक बार बताइए इसको। देखिए, इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि आपका ट्रेजरी में जो हमारा अकाउंट जाता है वो केवल एक ही हेड में जाता है और उसका नाम है 8782, हमारा मतलब पीडब्ल्यूडी का, ठीक है? हमें पीडब्ल्यूडी और हमारा है कैश बुक, और कैश बुक एगो हम बनाते हैं क्योंकि मेरा फेवरेट काम है, इससे आप लोगों को समझने में बहुत सहूलियत होता है। ये शीट है, ये पेमेंट है, ठीक है, ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये पार्टिकुलर है, ये भी पार्टिकुलर है, ठीक है? 1 लाख का हमने पेमेंट किया है रोड बनाने में, ठीक है? 3054 R&M, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है ना? इसमें हमने कितना का पेमेंट किया है? 1 लाख का, ठीक है? और 1 लाख का जो 3054 में हमने पेमेंट किया है, तब 3054 का चेक हमने नहीं दिया है, उसका चेक के लिए हमको 1 लाख और 1 लाख मिलान करना पड़ेगा। कैसे मिलान करेंगे? तो हमने क्या किया भाई, 8658 हम खाली हेड लिखेंगे, 00112, ये कौन सी का हेड है आप लोग बताइएगा? सस्पेंस हेड है सर, सस्पेंस हेड है। कौन सा सस्पेंस है? मेजर सस्पेंस है। बट टीडीएस है, टीडीएस 112 माइनर हेड क्या है? 8658 नहीं, अच्छा 8443, हाँ टीडीएस सस्पेंस, हाँ ठीक है, टीडीएस है ये, ठीक है। 8443000108 है ना? यस सर, 108 पीएसबी सस्पेंस है ना? अरे 8443 में 108 क्या है? नहीं, 108 पीएसबी का है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक का है ना? तो 8658 में है ना, 8443 में 108 क्या है? पब्लिक और डिपॉजिट, पीडब्ल्यू डिपॉजिट। ओके, कौन बोला? नाम बताइए तो।
चलिए कोई बात नहीं। पीडब्ल्यू डिपॉजिट है, इसमें जो डिटेल हेड है समझे, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा हम किसमें काटते हैं, 02 में, पार्ट 2 में, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि इसमें भी हमने 4000 रुपया काट लिया, मान लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। और लास्ट में हमने 8782 चेक्स में हम पेमेंट कर रहे हैं 91,000 रुपया, अब मिलाकर के हुआ 1 लाख। ये एक स्टैंडर्ड कैश बुक बन गया, हालांकि सही नहीं है लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड कैश बुक। अब दोनों 1 लाख मिल गया, रिसीट का भी और पेमेंट का भी। यहां जो हमने चेक से 91,000 पेमेंट किया है, यही 8782 जाएगा चेक लेकर के कहां पे, ट्रेजरी। कौन जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर, समझे, कौन जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर जाएगा। और कॉन्ट्रैक्टर अपना 91,000 रुपये चुपचाप से ट्रेजरी से ले लेगा। अब ट्रेजरी ने जब 91,000 का पेमेंट किया है तो एजी ऑफिस को 91,000 का ना भेजेगा हिसाब जी, है ना। हाँ सर। यस सर। भेजेगा नहीं भेजेगा, 91 भेजेगा। और कौन से हेड में भेजेगा, 8782 में, समझे। तो जो आपके पास में इसमें पीडब्ल्यूडी का जो अकाउंट आता है उसमें सभी हेड का अकाउंट कंपाइल्ड होकर के आता है, और 8782 का सेपरेट आता है आपके पास ट्रेजरी से, समझ गए। और ट्रेजरी से जब आता है तब उसका सॉर्टिंग कर लिया जाता है डिपार्टमेंटल ऑडिट सेक्शन या ट्रेजरी ऑडिट सेक्शन, जिसको टीए सेक्शन में। सॉर्टिंग कर लेने के बाद उसका इनिशियल पोस्टिंग होता है, और इनिशियल पोस्टिंग होने के बाद में हमारे पास भेज दिया जाता है। उसी इनिशियल पोस्टिंग से हम अपने अकाउंट का वो कराते हैं, पेयरिंग कराते हैं, समझे। लेकिन ये 8782 के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसका ट्रेजरी डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एस्टेट नहीं बनाता है, उसका हम लोग पीडब्ल्यूसीए बनाते हैं, पब्लिक वर्क्स क्लासिफाइड एस्टेट। अभी मामला समझ में आया, हाँ या ना। हाँ सर। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई मेजर हेड का पैसा डायरेक्ट ट्रेजरी में चला जाए तो ट्रेजरी डायरेक्ट कैसे जाएगा। ये होता क्या है कि 3054 का मान लीजिए कि 1054 में पैसा है, समझे, 1054 में पैसा है, और वो पैसा हमको मिला तो हम रेमिटांस करेंगे। अगर हम रेमिटांस करेंगे तो 8782 में रेमिटांस करेंगे, इस साइड दिखाएंगे 8782। मान लीजिए कि 1054 में हमको पैसा मिला तो 1054 का यहाँ दिखाएंगे 7000 रुपया, समझे। नीचे में दिखा देते हैं 1054 रोड का हमको मिला है मान लीजिए 700 रुपया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, 8782 चालान, और चालान दिखा करके यहाँ 700 रुपये यहाँ दिखाए। ये हमको मिला 1054 में 700, तो ना हमने रेमिट किया जो 8782 में दिखाया, हमको मिलवे नहीं करता। तो क्या करता, 1054 का डायरेक्ट ट्रेजरी में पेमेंट कर देता है, समझे। ऐसा जो भी ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कि डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है तो उसमें हमारा कैशबुक इन्वॉल्व नहीं है ना। जब हमारा कैशबुक इन्वॉल्व नहीं है तब उसका जो क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट बनता है वो ट्रेजरी बनाता है, हम नहीं। हमारे पास में ये भी नहीं किया तो हम कहां से बना लेंगे, समझे। यस सर। और उसका जो कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट बनता है वो अलग से नहीं बनता है, वो ट्रेजरी का जो कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट होता है, डिपार्टमेंटल कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट, उसी में उसको ले लिया जाता है, समझे। कोई हाँ नहीं करता, क्या कहें हम भी। हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। अभी हाँ सर, अभी क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया, अभी क्लियर हुआ ना, क्लियर हो गया अभी। चलिए अब 2.1 से स्टार्ट करते हैं। इतना सा ट्रेलर, अब चालू होगा फिल्म, समझे। हाँ, तो कंपाइलेशन ऑफ क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ पीडब्ल्यू ट्रांजैक्शन, पॉइंट नंबर 1 में क्या है कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो ट्रेजरी में उसका ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होगा, समझे, उसमें से ट्रांजैक्शन अकरिंग इन ट्रेजरी एंड इंक्लूडेड इन द अकाउंट्स rendered by them are dealt in accounts officer as manner prescribed in chapter 1। सिंपल कि पीडब्ल्यूडी का जो भी ट्रांजैक्शन होगा ट्रेजरी में वो 8782 हेड में ही होगा, चाहे वो चेक से हो जाए चाहे वो चालान से हो जाए, समझे कि नहीं। तो जो 8782 का खर्चा होगा, मैंने खर्चा मतलब बुकिंग होगा, उसका डीलिंग वैसे ही होगा जैसे चैप्टर 1 में दिया गया, पहला पॉइंट, ठीक है। डीलिंग एज गिवन इन चैप्टर 1। कौन सा हेड, कल इसका 8782 समझ गए। जो इसमें आगे लिखा हुआ है
The accounts received from the PW divisions are preliminarily examined in regard to classification shall be posted in PW classified abstract, which shall be prepared in a form similar to that of other departmental classified abstracts. PWCA ये इक्वल होता है ना, और इसको कहते हैं सिमिलर, ठीक है, अदर DCA, समझे। PWCA सिमिलर है दूसरे डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट की तरह। क्लियर? अगला सर। PWCA total receipt disbursement in account of the various PW division supporting schedule shall be collected month by month। ये होगा मंथ बाय मंथ, ठीक है ना। आगे under the major minor detail head of account concerned, as only the decrease and increase in cash balance during a month is shown in the receipt and payment side of divisional accounts, of difference between the opening and the closing cash balance shall be credited debited under 8671 departmental balance। ठीक है, कैश बैलेंस ये क्या होता है हम आपको बताते हैं। पहले इसका मेजर हेड देख लीजिए 8671, ठीक है। इस मेजर हेड को समझने के लिए और कैश बैलेंस क्या होता है उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में जाएंगे। तो कोई अगर लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड खोल सकता है और अपने बच्चे को चुप करवा सकता है तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। कोई भी लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड खोलिए और सर्च कीजिए 8670, एक बार सर्च कीजिए ना, बहुत मजा आएगा। सर्च कीजिए लिस्ट चेक एंड बिल्स सर, हाँ चेक्स एंड बिल्स। हाँ रुके ना, हाँ ठीक है, कुछ पर्पस इसलिए बता रहे हैं। 8670 क्या है जी? डिपार्टमेंटल बैलेंस। अरे भैया ये चेक 8671 क्या है? 8670 चेक एंड बिल है, 8671 डिपार्टमेंटल बैलेंस है। डिपार्टमेंटल बैलेंस है ना? यस सर। डिपार्टमेंटल बैलेंस के जब माइनर हेड देखिए तो इसका 101 है, 102 है, हाँ 103 है, 104, 105। बहुत बढ़िया। 101 कौन सी है? सिविल बैलेंस है ना? सिविल है ना। और उसके बाद में डीआरपी है 102 पोस्ट है। अच्छा पी, उसके बाद 103 टेलीकम्युनिकेशन, टी पीटी 104 डिफेंस, 104 डिफेंस है। अच्छा तो ये आ गया ना पीटीडीआर, और 105 रेलवे है ना। तो पीटीडीआर हो गया, सीपीटीडीआर में Yes, हो sir. गया, है ना। ये सिविल बैलेंस का है ना, इसमें लागू पड़ता है पीडब्ल्यूडी में भी और फॉरेस्ट में भी और बाकी अदर में भी, समझे। यस सर। अब ये खत्म नहीं हुआ कहानी, अभी एक और कहानी है। 8672 देखिए, देखिए परमानेंट कैश इंटरेस्ट है। इसका नाम सुने आप लोग? यस सर, यहाँ यस सर सुने हैं। जब परमानेंट इंटरेस्ट एडवांस दिया जाता है उसके लिए वो डेबिट क्रेडिट में था सीपीडब्ल्यू कोड में। अच्छा जब ओपन होगा तो जी 8671 जो डिपार्टमेंटल बैलेंस है इसमें क्या होता है, छोटा सा ट्रेलर दिखा देते हैं। ये रिसीट है, ठीक है, ये पेमेंट है। तो मान लीजिए कि रिसीट को 1 रुपया मिला, ठीक है ना, रिसीट में कॉन्ट्रैक्टर ने दिया तो आपका 1054 हेड में एमएच में, ठीक है, आपको 1001 रुपया मिला, 1 रुपया, ठीक है, 10 रुपया, 1 रुपया मैच नहीं लगेगा, 10 रुपया मिला। और आपको उसको क्या करना चाहिए था? जब भी आपको कोई पैसा देगा आपको क्या करना चाहिए? चालान से ट्रेजरी में जमा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यस सर। अगर चालान से जमा करते तो कौन सा हेड होता? 8782 होता और 10 रुपए आप जमा कर देते, करते ना। हाँ। मान लीजिए आपने जमा नहीं किया, अब वो किस में रहेगा?
वो सीवी में रहेगा 86/8। अरे नहीं मैडम, रुकिए पहले, अगर आपने जमा नहीं किया तो क्लोजिंग बैलेंस से दिखेगा मैडम। हाँ सीबी में आएगा, ओके सीबी सर। में क्लोजिंग बैलेंस, ओके सर। क्लोजिंग बैलेंस में। वो क्लोजिंग बैलेंस का हेड है 8671, डिपार्टमेंटल बैलेंस 101। अब समझ में आया? यस सर, अब क्लियर हो गया। जो क्लोजिंग बैलेंस में होगा वो आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं, एकदम सर सही है। है तो ई वाला का लिखवा दीजिए 8670 आए ना? सर मैंने क्यों लिखवाया 8670, मैंने क्यों लिखवाया? 8670 सर, 8670, 8658 और 8675 इन तीनों का आपस में बहुत रिश्ता है सर। क्या लिखता है आप? जी, ये इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत यूज करता है सर। जब ये क्लियरेंस होता है ना, ये बुक ट्रांसफर और इस सब में, उसमें डेबिट क्रेडिट में बहुत ज्यादा जिक्र है इसका सर। एक बात नहीं, एक काम कीजिए, इसी बुक का 3.1 पढ़िए जरा पहले। 3.1 पढ़िए। Besides the treasury accounts, the divisional accounts of public works and forest transactions accounts are received from certain other departmental officers for the department commercial undertaking such as departmental milk scheme, etc. functioning under them and from pay and accounts offices of state governments functioning at their state capitals. बस रुक जाइए, इसका मतलब क्या है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कॉमर्शियल डिपार्टमेंट काम करता है, समझे? और वो जो कॉमर्शियल अंडरटेकिंग होता है उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है डिपार्टमेंटल मिल्क स्कीम, समझ गए? और डिपार्टमेंटल मिल्क स्कीम जो होता है उसका जो पाओ है पे एंड अकाउंट्स ऑफिस, वो स्टेट के कैपिटल में, मान लीजिए झारखंड का मसला है तो रांची में बैठेगा। और मामला समझ में आया अभी तक? यस सर, यस सर, यहाँ भी है, हमारे बगल में भी है ना? इस मामले में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। देखिए, पीडब्ल्यूडी का अकाउंट, ट्रेजरी का अकाउंट, फॉरेस्ट का अकाउंट के अलावा एगो और डिपार्टमेंट का अकाउंट भी एजी में आता है ना? हाँ सर, आता है। इसका 3.3 पढ़िए तो 3.3। These compiled accounts of departmental officers and of the pay and accounts offices are to be dealt with in the same manner as treasury accounts. Classified and consolidated assets should be prepared in form similar to those described in chapter 1 of this code. सिंपल। इसका मतलब ये कि यहाँ से भी जो अकाउंट आवेगा, समझे, वो होगा तो कंपाइल्ड अकाउंट, लेकिन उसका क्लासिफाइड और कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट हम वैसे ही बनावेंगे जैसे चैप्टर 1 में दिया हुआ है। यहाँ तक तो किसी कोई डाउट नहीं है? नहीं, क्लियर सर। हाँ, अगला लाइन पढ़िए जो मेन लाइन है। क्या सर? The expenditure shown in these compiled accounts of departmental officers are to be brought to account under the relevant major minor subhead of account affording contract credit to head 870, मेरे ख्याल से 8670 होना चाहिए। Checks and bills, departmental checks or pay and accounts office checks as the case may be, with suitable subheads being opened for each specified department or scheme, and the pay and account offices, however, ठीक है? यहाँ ये बात क्या कह रहा जानते हैं? ये बात ये कह रहा है कि जैसे ही इस तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन इस तरह के डिपार्टमेंटल मिल्क वाले में होता है, समझे कि नहीं, तो उसका मेजर हेड जो पेंशन मेजर हेड है, मान लीजिए कि फिशरीज का या डेयरीज का, तो डेयरीज का मेजर हेड होता है जी। डेयरी का मेजर हेड कौन क्या होता है, आप हम लोग को बताइएगा। किसका सर, किसका? डेयरी फिशरीज 570 के आसपास होगा डेयरी फिशरीज। 0403 है क्या सर? 2404 में डेयरी आता है, टिप्स 2404 में आता है डेयरी डेवलपमेंट 24 से 4 0404, ठीक है? 0404 में। तो इसमें जो भी खर्चा बुक करेगा ना तो उसको 2404 में बुक कर देगा, ठीक है? लेकिन 2404 में यूं ही नहीं बुक कर देगा, क्योंकि आपको याद होगा
कि वहां जब हमने कैश बुक 1 लाख रुपया हमको वहां बुक करना पड़ा था रोड बनाने में 3054 में, तो उसका जब हम चेक काटे थे तो 8782 में दिखलाए थे कि नहीं दिखलाए थे? यस सर दिखाया था 8782 में आपने, है ना? तो वैसे ही इसमें जो भी खर्चा बुक किया जाएगा 2404 में बुक किया जाएगा। देखिए 2404 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हम बोल देंगे फिर बाद में लोग हल्ला मचाएगा। हाँ करता है, ठीक है। 2404 में उसका डेली वाला खर्चा होगा, ठीक है। लेकिन उसका जो कॉन्ट्रा एंट्री होगा वो 8670 चेक एंड बिल्स में जाएगा। समझ गए बात आप लोग? हाँ कंट्रा एंट्रीज में जाएगा, करेक्ट। ऐसा क्यों 8782 में क्यों नहीं और 8670 में क्यों? इसलिए जानते हैं क्योंकि अंडरटेकिंग जो ये वाला है इन लोग अपने ट्रांजैक्शन बैंक से करता है, ट्रेजरी से नहीं। समझ गए? करेक्ट सर। ये बैंक से करते हैं। में कौन सा सर? एक मिनट, सेक्टर 3.2 सेक्टर 3.2 पढ़िए। एक मिनट सर। In such cases, the concerned departmental officers, pay and accounts officers are placed in funds with the bank directly by the government through the accountant general or otherwise, and are empowered to draw money by checks upon the bank for the requirements with reference to bills drawn by them. These officers render monthly compiled. यहाँ से आपको क्लियर हुआ ना कि भाई बैंक से ड्रॉ करता है वो, समझे कि नहीं? मामला समझ में आया? वो पैसा कहां से ड्रॉ करता है? बैंक से। थ्रू चेक बैंक से करता है। इसी वजह से हमने 8670 में उसको टेम्पोररी बुक करके रखा है, ठीक है। ओके सर। लेकिन अभी ये बात पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 3.4 में लिखता है कि जो बैंक है डेली स्क्रॉल के माध्यम से वो वाला जो डिटेल है वो एजी को भेजता है, और जब बैंक डेली स्क्रॉल के माध्यम से एजी को डिटेल भेजेगा उस समय हम 8670 में जो कॉन्ट्रैक्ट डेबिट या क्रेडिट हमने किया होगा, उदाहरण के तौर पे जब 2404 में हम खर्चा बुक करते हैं तो वहां देते हैं डेबिट, तो हमने 8670 को दिया था क्रेडिट, ठीक है। और जब डेली स्क्रॉल बैंक से हमारे पास में आएगा तो हम 8670 को वापस से दे देंगे डेबिट। ये कहां लिखा हुआ 3.4 में? 3.4 कहता है कि डेली स्क्रॉल से आपके पास में एजी के पास में आता है, तब एजी 8670 में कॉन्ट्रा जो उसको, क्योंकि डेबिट था खर्चा तो हमने इसमें क्रेडिट किया था, अब उसको रिवर्स कर देंगे, वही लिखा हुआ है। 3.4 पढ़िए तो। The paid checks pertaining to departmental officers received from the bank by the treasury or by payment accounts office will be forwarded to the accountant general along with the daily scrolls after being accounted. आप लोगों को पूछा गया है, समझे कि नहीं, कि डेली स्क्रॉल के साथ में भेजा जाता है, समझे, और एजी को भेजा जाता है। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। और क्या भेजा जाता है? पेड चेक्स, समझे सर यहाँ पे पे एंड अकाउंट ऑफिस से क्यों जिक्र किया है ब्रैकेट में, इसको थोड़ा बताएंगे। 3.1 में लिखा हुआ है कि इसका जो पे एंड अकाउंट ऑफिस होता है अलग होता है, जो ट्रेजरी में उसका ट्रांजैक्शन नहीं होता है, और उसका जो पे एंड अकाउंट ऑफिस बैठता है कंप्यूटर में बैठता है। हाँ इसका अलग पे एंड अकाउंट ऑफिसर होगा। यस ठीक है सर। 3.1 चाहिए आपको। आगे Sure. After being accounted for in क्या सर? After being accounted for in the list of payments by the treasury or by the pay and account offices in the compiled accounts as debit under the head 870 checks and bills departmental checks। 8670 है। 8670 हाँ सर, यही वाला 8670 यही वाला है, समझे? अच्छा सर। तो शुरुआत में दिया था क्रेडिट, काहे क्रेडिट दिया था इसको मिटा के दिख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसलिए दिया था क्योंकि 2404 में दिया था डेबिट, समझे, तो वहीं 8670 को दिया था क्रेडिट, समझ गए। अब क्या हुआ कि पेड चेक आया प्लस डेली स्क्रॉल, किसके पास आया? एजी के पास आया ना। अब हमने क्या किया कि 8670 को अब हमने दे दिया डेबिट। अब बात समझे? यस सर।
ये देखिए तो एक बार में पूरा चैप्टर खत्म हो गया हाँ ये बड़ी जल्दी हो गया सर। यस सर, है। जल्दी हो गया। चैप्टर 2 में कुछ बचा हुआ है, वो चैप्टर 2 वाला जो बचा है उसको हम ऐड कर देते हैं। ये आपका चैप्टर चीजों को रिलेट करने के चक्कर में ये हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो अब देखिए 8670 सेकंड बिल्स का मामला समझ में आ गया एसीएजी के तहत। 8671 डिपार्टमेंटल बैलेंस जो कि आपका कैश बुक में क्लोजिंग बैलेंस में जाता है, समझ गए आप लोग? करेक्ट सर, इसमें में जाता है। हाँ 8672 परमानेंट कैश इंटरेस्ट, वही जो 5000 रुपए वाला आप अपने सबऑर्डिनेट को देते हैं, करेक्ट करेक्ट। लेकिन जब इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में देते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इसके लिए जो अकाउंट बनता है उस अकाउंट का नाम क्या है? परमानेंट इंटरेस्ट 8672 जब आप देते हैं, ठीक है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक FA4 और एक FA8 है, नाम सुना आप लोगों ने? यस सर, वो कॉन्ट्रैक्टर लेजर वाला सर है FA4 ना, कॉन्ट्रैक्टर डिस्बर्सर का है। कौन एंड डिसबर्सर्स लेजर है, कॉन्ट्रैक्टर डिस्बर्सल लेजर, और उसका 8 वाला एब्स्ट्रैक्ट है ना? हाँ एब्स्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्टर ये लेजर। जो कॉन्ट्रैक्टर लेजर को गोली मार गई, डिसबर्सर्स का मतलब क्या होगा? बोलिए डिसबर्सर्स माने क्या? डिस्बर्सल फॉर दैट DFO ये परमानेंट कैश इंटरेस्ट। जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर यानी डिविजनल ऑफिसर जो होता है एसडीओ को, समझे, परमानेंट कैश इंटरेस्ट देता है, समझे कि नहीं, 5000 रुपया तक का, समझे, वही होता है डिसबर्सर, समझे। अच्छा, इसके अलावा इंटरेस्ट की बात है। हाँ इसके अलावा मास्टर रोल की जो पेमेंट होता है मास्टर रोल पर, उसमें भी डिसबर्समेंट होता है एसडीओ। याद आया लेकिन कुछ? सर आपका साउंड यस सर, आपने वैसे क्या क्या बोल रहे हैं? आपका साउंड थोड़ा वैसे क्यों आ रहा है, मतलब क्लियर तो है साउंड? नहीं, आप ही का साउंड शायद आपका साउंड पीस आपका थोड़ा कहीं से खराब हो गया। आपका साउंड थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है जी। अच्छा, मेरा वाला हो सकता है, कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम आया है लगता है, ठीक करूंगा। नया नहीं मोबाइल सर, मुझे भी वैसे ही आवाज आ रहा है। हाँ 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 जी, मुझे भी वैसे ही आवाज आ रहा है। अच्छा ठीक है, यस सर, बहुत अच्छे से। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये माइनर हेड पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है क्या? वैसे पेपर में आता है क्या माइनर हेड का? तो मैंने देखा नहीं था क्वेश्चन ज्यादा। माइनर पे क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए होता क्या है जानते हैं आप, अगर माइनर हेड कर लीजिएगा तो मेजर हेड किसी भी हाल में नहीं भूलिएगा। अच्छा, पढ़ने के लिए जरूरी है। हाँ नहीं, आपको मत बताते हैं, इमोशनली का जबरदस्त एक मैकेनिज्म है। इसको हमारा एक दोस्त था बचपन में, जब हम 7-8 क्लास में पढ़ते थे, समझे ना, तो उसका तरीका देखिए था कैसा। मान लीजिए कि उससे हमने 10 रुपए लिए हैं, ठीक है, तो वो जब भी मांगना होता था ना तो वो कहता था कि ला रहे हम तुम हमसे जो 15 रुपए लिया था वापस करो। तो हम कहते 15 रुपए कहाँ लिए, 10 रुपए लिए हैं, हाँ तो हम वही वाला वापस करो। और अगर 10 रुपए बोलता तो कि जो तुमसे 10 रुपए लिया वो वापस करो, कहाँ, हमको तो याद ही नहीं आ रहा है, समझे। तो याद नहीं आ रहा है, कोई याद करवाने के लिए हम माइनर हेड पे जोर दे रहे हैं। ओके, हाँ माइनर हेड याद रहेगा तो भी एग्जाम में ध्यान आ जाएगा। करेक्ट, वेरी गुड। भूल जाइएगा, मेजर हेड ना भूलिएगा। हाँ, मेजर हेड तो आता ही आता है। समझे, इसीलिए हम आपको दिए 10 रुपया, लेकिन हम 15 रुपए की डिमांड कर रहे हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? करेक्ट सर, बस वही बात है। चलिए, तो ये हो गया आपका 2.1, ठीक है ना। 2.2 कुछ नहीं है, क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट कैसे कैसे बनता है, तो ये 4 हिस्सा में बनता है। रेवेन्यू रिसीट, रिफंड ऑफ रेवेन्यू, अदर एक्सपेंडिचर, डेट क्रेडिट, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको सोचने में पड़े कि अरे यार क्या है इसमें। तो 2.2 इज कंप्लीटली वेस्ट, ठीक है। 2.3 में आते हैं, वर्क ऑडिट समरी, इट इज इंपॉर्टेंट। 2.3, ठीक है, वर्क ऑडिट समरी जो भी है ना।
तो इसमें क्या कहता है जानते हैं? पहला कहता है कि डिविजनल समरी जो होता है ना, ये सब्सिडियरी समरी है जो कि क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट से अलग बनता है। पॉइंट नंबर 1, डीसीए अलग, समझे, और समरी अलग। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, हाँ कि ना? यस सर। है ना? और इसका नाम है वर्क ऑडिट समरी, इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है। द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन दी समरीज मे बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंस अकाउंट एंड कंबाइंड फाइनेंशियल रेवेन्यू अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं? क्या इंपॉर्टेंट है? द इंफॉर्मेशन कंटेंट। तो इंफॉर्मेशन ऑफ WAS वास वर्क ऑडिट समरीज, है ना? वर्क ऑडिट समरी का जो इंफॉर्मेशन है किसमें यूज किया जाता है? कंबाइंड फाइनेंस अकाउंट, कंबाइंड फाइनेंशियल रेवेन्यू अकाउंट्स, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ ठीक है। ए और बी दूसरा क्या है? फाइनेंस एंड कंबाइंड फाइनेंशियल रेवेन्यू अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गया, समझ गए? ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये कंबाइंड है ही, इसका मतलब दोनों का है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है? हेलो, करेक्ट सर। है ना? अच्छा, इसमें से एक बात हम आप लोगों को बताए थे सीपीडब्ल्यूए का चैप्टर 2 में, डेफिनेशन में, सब अकाउंट ऑफिसर, किसी को याद है? यस सर, है याद मुझे। जरा बताइए तो क्या ऑफिसर? जैसे अपना अकाउंटेंट जनरल रेलवे, पोस्टल या डिफेंस के, उनके जो बुक ट्रांसफर में जो रोल निभाता है, जो वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है, वो उसको वो वहाँ पे एज ए सब अकाउंट अफसर वहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, बढ़िया एग्जांपल है। पर बुक में जो एग्जांपल दिया था सेंट्रल पेंशन का एग्जांपल दिया था, याद आ रहा है? हाँ, सेंट्रल पेंशन का भी बताए थे। बता दीजिए। इसी में एक लाइन दिया हुआ है 2.5 में, जरा पढ़िए तो। Form of the summaries may be prescribed by the Accountant General according to local requirements in respect of revenue and expenditure transactions connected with the works of the central government departments such as military engineer services, etc. The execution of which is entrusted to the Public Works Department as a standing arrangement, and for which the Accountant General acts as a sub-accounts officer of another accounts officer. बस इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीपीडब्ल्यूडी है कुछ स्टैंडिंग अरेंजमेंट के तहत किसी दूसरे डिपार्टमेंट का रेगुलरली काम करती है। इसमें एक एग्जांपल दिया है, वो दिया है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। ठीक है? जो दूसरा हम पढ़ाए था ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सेंट्रल पेंशन, है ना, वो चैप्टर 1 में लिखा हुआ था ना? यस सर। इन सभी केसेस में हमारे साहब एडी साहब जो हैं वो सब अकाउंट्स ऑफिसर का रोल निभाते हैं। समझ गए बात? करेक्ट सर, करेक्ट। इसमें ऐसा कोई आफत वाला बात तो है नहीं कि आप सोचिएगा कि क्या लिखा हुआ है। हाँ, वो कोड में भी है ना सर कि सीपीडब्ल्यूडी बाकी डिपार्टमेंट्स का भी काम करता है, तो वो अगर एमईएस का काम करेगा तो उस केस में सब अकाउंट अफसर की तरह काम करेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर है? क्लियर है सर। तो 2.3 का सेकंड बार हम लोग देखते हैं। 2.3 में कह रहा है कि डिविजनल समरी आर प्रिपेयर्ड मंथली और एज ऑफन इन अ ईयर एज मे बी नेसेसरी। तो प्रिपेयर्ड क्या होगा? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्रिपेयर्ड मंथली और एज ऑफन एज नेसेसरी। ठीक है? हेलो, समझ में आई बात आप लोगों को? यस सर। मतलब मंथली तो बनाया जाएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो पीरियड उसका चेंज भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल। और इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, एडी साहब लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका फॉर्मेट तय कर सकते हैं। ठीक है ना?
करेक्ट। ठीक है। यस सर। एक लाइन जिसके लास्ट पारा में लिखा वो बड़ा मस्त लाइन है, और जब हमने एमसीक्यू देखा तो हमको वहां पे हंसी आई। आप लोग भी देखिए, पहली बार में हंसी नहीं आएगी, लेकिन माइन्यूटली कुछ चुटकुले ऐसे होते हैं जिसमें देख के हंसी आती है। यह चुटकुला है इसी का लास्ट चौथा लाइन, एट द क्लोज ऑफ द ईयर। It is essential that the total of the transactions of the year for the entire circle of accounts under each head excluded from the classified abstract would be worked out through Buck's audit summaries. नहीं, ये वो लाइन नहीं था जिसमें हंसी आने वाली थी। इसका मतलब हमने आपको गलत भटका दिया। सही ये बात तो है सर, ये तो थोड़ा सीरियस टाइप है। ये तो हाँ। अटैक मूवी हो गया, समझे। खैर कोई बात नहीं। At the close of the year, it is essential that the total of the transaction of the year for the entire circle of account under each head excluded from the classified assets should be worked out through works audit summaries. इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं, समझे कि नहीं, जो कि छूट गए हैं, पूरे साल भर में न लिए जा सके हों, समझे, उनको वर्क ऑडिट समरीज से वर्कआउट किया जाता है। समझ रहे हैं? At the close of the year, it is essential that the total of the transaction for the year for the entire circle of account under each head excluded from the classified asset, वैसे हेड जो कि क्लासिफाइड एसेट से एक्सक्लूडेड है, उनमें नहीं लिए गए हैं, समझे कि नहीं, उन सभी ट्रांजैक्शंस का जो टोटल है उसको वर्क ऑडिट समरी से वर्कआउट करना पड़ता है। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर, जो छूट गए हैं उनकी बात हुई। ठीक है सर। छूट गए, बिल्कुल ठीक है। 2.4 में ऐसा कुछ आफत वाला बात नहीं है कि क्या, जो समझने जैसा है। यहाँ पे लिखा है समरी प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रीसीडिंग आर्टिकल शुड बी प्रिपेयर्ड वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। यहाँ पे जो बी है, ये तो समझ में आएगा, बहुत आसान है। ठीक है। जो बी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर ट्रांजैक्शन, तो अदर ट्रांजैक्शन में किसके अदर, रेवेन्यू, सस्पेंस, डिपॉजिट, तकावी, रिफंड ऑफ रेवेन्यू से अलग। ठीक है। जो ट्रांजैक्शंस हैं इंक्लूडिंग वर्क एक्सपेंडिचर, ठीक है, फ्रॉम द वर्क्स ऑडिट रजिस्टर प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीएजी। तो ये वर्क ऑडिट समरी नहीं है, ये वर्क ऑडिट रजिस्टर है, समझे। तो यहाँ पे जो याद रखने वाला इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि वर्क ऑडिट रजिस्टर होता है जो सीएजी ने प्रिस्क्राइब किया है, और समरी का जो फॉर्म है वो एजी लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये है WAR, वार। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि वर्क रजिस्टर कौन प्रिस्क्राइब करता है। अरे भैया, वार होगा तो सीएजी लेवल पे होगा, और वास होगा तो एजी लेवल पे होगा। यस सर। समझे? रजिस्टर होगा तो सीएजी लेवल पे, ठीक है ना, और समरी होगा तो एजी लेवल पे। एजी लेवल पे, ठीक है। करेक्ट। हेलो, यस सर। चलिए अब हम लोग आते हैं 2.7 में। कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट कुछ नहीं लिखा है, जैसा डिपार्टमेंटल कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट वैसा वर्क ऑडिट कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट, पीडब्ल्यू कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट, और कुछ नहीं लिखा है। ठीक है। क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट ट्रांजैक्शन, क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट ट्रांजैक्शन में खाली एक हेड का जिक्र किया गया है, उसको हम लोग को देखना है 2.8 में। चलिए 2.8 पढ़ लीजिए। The transactions of the month shown in the divisional accounts should be posted in a classified abstract for each forest circle. The transactions account आगे The transactions accounted for by the forest officers under the heads book transfers, government of the state of, should be shown by the accountant general in the classified abstract under the head interstate suspense accounts. 8793 लिख लीजिए। इसका जो मेजर हेड है वो है 8793, इंटर स्टेट सेटलमेंट। समझ गए? जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, करेक्ट सर। उसके बाद 2.9 में और कुछ नहीं लिखा हुआ है। जब क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा तो कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट को सेक्शन ऑफिसर, गेजेटेड ऑफिसर वैसे ही चेक करेगा जैसे कि चैप्टर 1 में लिखा हुआ था, समझे कि नहीं। 2.10 और 2.11 में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा जो चैप्टर 1 में नहीं लिखा हुआ था, समझे। तो मेरे हिसाब से आप लोग उसको एक रीडिंग मार दीजिए, चैप्टर 1 से अलग कुछ नहीं लिखा हुआ है, और इसका एमसीक्यू भी नहीं बनता है पीछे से, हमने देख लिया है। So this is the end of the today's class. We have completed chapter 2 and chapter 3 together. ठीक है? Thank you for listening me and thank you for watching my videos.